ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने कल आप लोगों को एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के बारे में बताया था और उसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस और एक प्रिपरेशन मेथड के बारे में हमने बात की थी। कुछ एमसीक्यूज के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी जो कि आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया काम कर पाओगे आप। तो अब हम लोग इसके आगे की बात कर लेते हैं बेटे। हम लोगों का एल्काइल हैलाइड जो बचा हुआ है, तो कल जो हम लोगों ने बात की थी उसमें मैंने आपको लास्ट में 2 पॉइंट बताए थे कि फ्लोरिनेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते और आयोडीनेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। फ्लोरिनेशन डायरेक्ट करेंगे तो हमको कार्बन ब्लैक मिलेगा और फ्लोरोएल्केन्स नहीं मिलेंगे, और आयोडीनेशन अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसलिए हमको यील्ड बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। कुड यू रिमेम्बर दो पॉइंट्स? यस सर, यस सर। चलिए, तो हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इट इज an alternative method for the preparation of fluoroalkanes। क्या करेंगे इस अल्टरनेटिव मेथड मेरे बच्चे? कोई भी इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स से एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन कराएंगे। कोई एल्काइल हैलाइड है, मान लो CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन मेरे बेटे करा दो AgF से। AgF इज इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटे? CH3CH2F बन जाएगा और साथ में AgBr निकल जाएगा। हुआ क्या? हैलाइड एक्सचेंज हुआ। तो स्वार्ट्स रिएक्शन वास्तविकता में क्या है? हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो इट इज ए हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड exchange method, and we use some inorganic halides like, बोलो बच्चे, AgF और Hg2F2। ऐसी इनऑर्गेनिक हैलाइड्स लेकर हम हैलाइड एक्सचेंज कराएंगे तो हमको फ्लोरोएल्केन्स की प्रॉपर यील्ड मिलेगी। अच्छा, दूसरा केस क्या था बेटा? दूसरा केस था हमारे पास आइडोएल्केन्स का। तो अब आइडोएल्केन्स कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास मेथड है फ्लिंकस्टीन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। क्या होती है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन? इट इज ऑल्सो ए हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इट इज ऑल्सो ए हैलाइड
exchange method. exchange method. And we prepare iodoalkanes in good yield. Good yield. हम iodoalkanes बनाते हैं गुड यील्ड में बनाते हैं। अच्छा, कैसे बनाते हैं? चलिए बातचीत करते हैं। कोई भी एल्काइल हैलाइड RBr, इसकी NaI से रिएक्शन कराएंगे और सॉल्वेंट लेंगे बेटे एसीटोन। ये SN2 रिएक्शन होगी, RI बन जाएगा और साथ में NaBr निकल जाएगा। इसी तरीके से RCl से करा लो, NaI से कराइए। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब सॉल्वेंट लेंगे एसीटोन सॉल्वेंट लेंगे। इसका मैं बताता हूं क्या कारण। बन जाएगा RI प्लस NaCl। बेटे ध्यान देना, NaBr और NaCl दोनों एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते, तो दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और ये रिएक्शन बैक नहीं हो पाएगी। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ बताते हैं। Yes, sir. बेटे यहाँ रिएक्शन कुछ उल्टी हो रही है। देयर इज ए, मतलब कुछ अनडाइजेस्टेबल सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब अनडाइजेस्टेबल सिस्टम क्या है? Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा है? हाँ कर रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो भी रहा है तो रिवर्स हो जानी चाहिए रिएक्शन। लेकिन बात क्या है कि NaBr बनता है। अगर NaBr एसीटोन में डिसॉल्व हो जाए तो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में भगा ले जाए। लेकिन बात क्या है कि NaBr एसीटोन में, NaBr और NaCl दोनों ही एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते। तो जब डिसॉल्व नहीं होते तो Br ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन फ्री होता ही नहीं है कहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर वाटर मत यूज कर लेना, यहां पर एसीटोन यूज करेंगे एंड द रिएक्शन इज डायरेक्टली SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Br नेगेटिव निकला और I नेगेटिव जाके जुड़ गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किससे? ब्रोमीन और क्लोरीन से। ब्रोमीन और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन हुआ क्या? NaBr और NaCl दोनों एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते, ये दोनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसलिए ये रिएक्शन अच्छी यील्ड देती है आयोडोएल्केन्स की। तो यहाँ एसीटोन का एक यूज है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एंड दिस इज आल्सो हैलाइड एक्सचेंज। क्यों? Br नेगेटिव निकला, I नेगेटिव जुड़ा, एक हैलाइड निकला, एक हैलाइड जुड़ा, तो इट इज ए हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज SN2 रिएक्शन, ये याद रखना। Okay. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूल आगे पढ़ाई जाएगी। Okay. नेक्स्ट, और कौन सा तरीका है जिससे कि हम लोग जो है हेलोजेंस हैलाइड एल्किल हैलाइड्स बना सकते हैं? देखिए, फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से भी हम एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या बनाएंगे? कोई भी प्राइमरी एल्कोहल लें, RCH2OH, इसकी बेटा रिएक्शन कराइए PCl5 से। क्या बन जाएगा? RCH2Cl प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 प्लस HCl। ये भी बेटा एक SN2 रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी SN2 रिएक्शंस हैं उन सभी में जो रिएक्टेंट है वो प्राइमरी होना चाहिए, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए।
मतलब बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स न लगे। और ये रिएक्शन आप कहीं पर भी डायरेक्टली करा सकते हैं। रिएक्शन याद कर लो, कोई भी एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा, POCl3 निकालेगा और साथ में HCl निकाल देगा। POCl3 का नाम मैंने क्या बताया? ओके सर। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना? अगला RCH2OH। अगर मैं इसकी PCl3 के साथ रिएक्शन कराता हूं, रिएक्शन SN2 है मेरे बच्चे, 3 मोल ले लेंगे, ओके सर। बन जाएगा 3 मोल RCH2Cl प्लस H3PO3। ये रट डालना, ये रिएक्शन, ये डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, ये रट याद। ओके सर। PCl5 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। PCl3 के साथ RCl प्लस H3PO3। तो इससे भी ठीक ठाक यील्ड होती है हमारे पास एल्काइल क्लोराइड्स। और कोई तरीका है जिससे हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड्स बना सकते हैं? जरा दो एक चीजें इधर सुनिए। बेटा देखो, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए PCl3 बन गया। लेकिन अगर PI3 बनाना होता तो क्लोरीन का साइज और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, और PI3 बनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। तो अगर मैं RCH2OH की PI3 से रिएक्शन कराना चाहूं तो PI3 मुझे मिलेगा ही, स्टेबलाइज नहीं करेगा बहुत ज्यादा, तो मुझे इन सिटू बनाना पड़ेगा। इन सिटू का मतलब होता है कि तुरंत बनाओ और तुरंत यूज कर लो, ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। तो उसके लिए करते क्या है कि PI3 बनाने के लिए P+I2 का यूज करते। किसका यूज करते हैं? P+I2, फास्फोरस प्लस आयोडीन, इन दोनों को मिला के तुरंत ही PI3 बना के यूज कर लेते हैं। और PI3 आपको मैंने बताया कि वो स्टेबलाइज तो करेगा नहीं, तो स्टेबलाइज नहीं करेगा तो रुकेगा भी, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो बन जाएगा, और जैसे ही बनेगा वैसे रिएक्ट कर लेगा। तो बेटा अगर P+I2 जैसी रिएक्शन आ जाए तो भी आप डायरेक्ट बना देना RCH2I। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। तो ये मेथड इसी के बिल्कुल सिमिलर है जो है, बस ये ध्यान रखना आपकी। हाँ, अगर वो लिख ही दे PI3 तो आपके पास प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। समझ बात आ गई नहीं आ गई? अगर वो PI3 लिख दे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। वैसे लिखना नहीं चाहिए। तो मैं NCERT में जो क्वेश्चंस आएंगे इस बार MCQ, यस। उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। कई बार नीट और जेई में भी ये लोग गड़बड़ कर चुके हैं, तो हाँ बहुत सर। ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ध्यान रखना कि P+I2 ही लिखना चाहिए, PI3 नहीं बनता। चलिए, और कोई तरीका? देखो, एल्कोहल से ये रिएक्शंस हो रही हैं, ये ध्यान रखना। ये सारी की सारी क्या है? ये सारे के सारे पॉइंट्स एल्कोहल्स के साथ। और कोई तरीका है जिससे कि हम एल्कोहल से, याद करो बेटे, एक प्रोसेस है जिसका नाम है डार्जन प्रोसेस। नेम रिएक्शंस को बहुत ध्यान से याद कीजिए। डार्जन प्रोसेस। क्या डार्जन प्रोसेस भी एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का प्रोसेस है? जी हाँ, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने का प्रोसेस है, हैलाइड नहीं। अच्छा, तो क्या क्लोराइड हैलाइड नहीं ओके। होता? नहीं, क्लोराइड हैलाइड होता है, लेकिन सिर्फ क्लोराइड बनेगा, ना तो ब्रोमाइड बनेगा ना आयोडाइड बनेगा। ऊपर देखो, ऊपर अगर मैं P+Br2 कर दूं तो क्या आपका ब्रोमाइड नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। जैसे बन P+I2 जाएगा। किया तो आपका आयोडाइड नहीं बना? बना। लेकिन डार्जन प्रोसेस में सिर्फ एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। तो पहली बात तो ये जो है डार्जन प्रोसेस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है बेटे? RCH2OH की SOCl2 के साथ
SOCl2 क्या है? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। आप लोगों को मैं बता दूं, थायो वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज करते हैं। जैसे OH को एल्कोहल कहते हैं, तो SH को थायो एल्कोहल कहते हैं। थायोनिल क्लोराइड SOCl, याद रखिएगा। थायो मतलब सल्फर, ठीक है। ओके सर। बेटे ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन दोनों केसेस में कराई जा सकती है। या तो आप कोई बेस ले लो, जैसे आई एम टेकिंग ए बेस पायरिडीन, या एब्सेंस ऑफ पायरिडीन आप लोगे तो भी काम करेगा, नहीं लोगे तो भी काम करेगा। समझ बात आगे नहीं आगे? पायरिडीन लेंगे तो भी रिएक्शन होगी, पायरिडीन नहीं लेंगे तो भी रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा? और CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। आप देख रहे हैं SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं जो कि क्विकली रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएंगे। ये दोनों ही गैस। अब बेटे ध्यान से देखना, अगर आप किसी फैक्ट्री में कोई रिएक्शन करा रहे हैं और आपका प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट मिला, तो बाई प्रोडक्ट को तो सेपरेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको किसी दूसरी मशीनरी में लगा और आपको उसको सेपरेशन देना पड़ेगा, सेपरेट करके आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब लेबर दुगनी हो जाएगी। पहले तो प्रोडक्ट बनाओ और फिर उस प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट से सेपरेट करो। भले थोड़ा बहुत गर्म करके ही सेपरेट हो जाए, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं। अच्छा, इस केस में ऐसा क्यों नहीं? इस केस में ऐसा इसलिए नहीं है कि जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बाई प्रोडक्ट क्या है? गैस, और वो क्विकली रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, दिस मेथड is best method for the preparation of alkyl chlorides, only alkyl chloride, because the formed byproducts are gases and they, नीचे लिख देता हूं, quickly evolve off from the reaction mixture. मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ये Yes. जो दोनों बाई प्रोडक्ट, ये दोनों गैसेस हैं और आसानी से रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाए। अच्छा, क्या पायरिडीन की एब्सेंस में भी रिएक्शन हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो फिर दोनों में अंतर क्या है बताता हूं। ये रिएक्शन SN2, ठीक है, Yes, और sir. जो पायरिडीन की एब्सेंस में कराएंगे वो रिएक्शन SNI हो जाएगी। बहुत ज्यादा मैकेनिज्म के प्रोसेस में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना मैकेनिज्म आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा 12th क्लास में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैकेनिज्म को उसमें नहीं जा रहा। देखो, अगर मैं RCH2OH प्लस SOCl2 से कराऊं और एब्सेंस ऑफ पायरिडीन, मतलब कोई बेस यूज नहीं कर रहा, तो भी मेरे पास RCH2Cl बन जाएगा और SO2 और HCl आसानी से गैसियस फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएगा। ये ऊपर की तरफ एरो लगा रहा हूं, इसका मतलब ये गैस जो रिएक्शन मिक्सचर से अपने आप बाहर निकल जाती, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो हमारे पास प्योर फॉर्म में एल्काइल क्लोराइड बन जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है
ये वाली जो प्रोसेस है मेरे बच्चे, ये प्रोसेस SNI। अब आप कहोगे सर बात कुछ ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आई। बिल्कुल, जब तक SN2 और SNI के बारे में मैकेनिज्म नहीं पढ़ लेंगे तब तक थोड़ी सी बातें ऐसी रहेंगी। मैं थोड़े से आप लोगों को जो है इसका अप्रोच दे रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या अंतर है। देखिए, मान लेते हैं कि एक मैंने RCH यहां ले लेता हूं ड्यूटीरियम, और यहां ले लेता हूं OH। बेटे ये कार्बन किरल कार्बन हो गया, और ये एल्कोहल भी प्राइमरी। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं SOCl2 का। ठीक है, एक बार मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। और पाइरिडीन की प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन SN2 होगी। मान लो मेरे बच्चे कि ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट स्मॉल डी है। ठीक है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूं, ये स्मॉल डी। और अगर आपने पाइरिडीन में SN2 रिएक्शन कराई है तो SN2 के बारे में आप जानते हो कि जस्ट इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो अगर इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलता है तो अगर ये डी फॉर्म है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट मिलेगा वो एल फॉर्म मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जो RCHD और Cl जो बनेगा SN2 है। SO2 और HCl तो साथ में निकलेंगे निकलेंगे, वो तो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाए। SO2 प्लस HCl। चलो दूसरा भी मैं बना ही देता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एब्सेंस ऑफ पाइरिडीन कुछ नहीं लिया, SNI हो, ये भी यही बनेगा RCHD सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब एक काम करो, थोड़ा सा इनको मैं फिशर प्रोजेक्शन में लिख देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल एल आप देख के तो बता नहीं सकते कहीं पर भी, फिर भी थोड़ा समझने के लिए हम लोग कर लेते हैं। जरा इसको इस तरीके से समझिए, किरल कार्बन है बीच वाला R, एक काम करते ये आ गया Cl, ये आ गया R, ये आ गया H और ये आ गया D। इसी तरीके से ये बनाओ RHD और यहां पर आ जाएगा Cl। क्या आपको दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए। यस सर। अगर मैं इस रिएक्शन की ऊपर वाली पाइरिडीन की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन की बात करूं तो क्लोराइड का जो अटैक हो रहा है वो बैक साइड से, बैकवर्ड साइड अटैक है, और क्लोराइड पीछे से आके लग रहा है। तो यहाँ पर 100% इन्वर्जन होगा और ये 100% हमको एल फॉर्म मिलेगा। लेकिन अगर SNI की तरफ देखें तो जहां OH लगा हुआ है वहीं क्लोरीन जाके लग गया, तो ये जो है 100% हमको डी फॉर्म मिलेगा। इसका मतलब SNI के केस में 100% रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब है बेटे? री अटेनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का क्या मतलब है? रीअटेनमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, अभी एक्चुअली हम लोग सिर्फ रिवीजन करने के मूड में हैं, नहीं तो इसको एक्सप्लोर भी किया जा सकता है इसकी मैकेनिज्म के थ्रू। तो अभी तो चलो टर्म 1 की तैयारी कर लेते हैं, फिर एक्सप्लोर भी करेंगे। SN2 में क्या हो रहा है, डी फॉर्म से एल फॉर्म बनता है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक उल्टा बन रहा है। तो SN2 क्या, यस सर। 100% क्या हो रहा है, इनवर्जन। यस सर। 100% क्या हो रहा है, इनवर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का क्या मतलब है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इन्वर्ट हो गया, बिल्कुल इन्वर्ट मतलब उल्टा, डी का एल, एल का डी। तो अगर ये डी फॉर्म था तो SN2 रिएक्शन से ये एल फॉर्म बन गया, और अगर ये डी फॉर्म था तो SNI रिएक्शन से ये डी फॉर्म ही रहा। तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटे कि अगर पायरिडीन की प्रेजेंस में कराओगे तो रिएक्शन SN2 हो जाएगी, और अगर पायरिडीन की एब्सेंस में कराओगे तो ये रिएक्शन SNI हो जाएगी। याद रहेगा, थोड़ा सा मैंने इसको यस सर। वह समझाने की कोशिश की है आप लोग, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है बेटे। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है कभी किसी MCQ में पूछ ले आपसे कि अगर पायरिडीन की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, और पायरिडीन की एब्सेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा। दिस प्रोसेस इज ओके नोन सर। एज डार्जन प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको लिखा रहा था, एकदम लास्ट पॉइंट, वो आप ध्यान दीजिए कि वी कैन नॉट प्रिपेयर bromoalkanes and iodoalkanes through Darjan process, because thionyl bromide is highly unstable and thionyl iodide is not for at all। और ये चीज अब आपकी समझ में ज्यादा अच्छे से आ गई। बेटा सल्फर काफी छोटा है, आयोडीन और ब्रोमीन जैसे भारी भारी एटम उसके आसपास आके लग जाए और स्टेबल हो जाए मॉलिक्यूल, ये बहुत मुश्किल। यस अभी सर। मैंने आपको पीछे बताया कि PBr3 और PI3 का बनना आसान नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस से इतना भारी आयोडीन और ब्रोमीन जुड़ जाए तीन तीन, ये मुश्किल है। इसी तरीके से सल्फर से भारी ब्रोमीन और भारी आयोडीन, SO2 तो बनता ही नहीं, तो बनने वाला सिर्फ एक ही है, SOCl2। इसीलिए सिर्फ एल्काइल क्लोराइड की बेटर यील्ड है, एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता। It is the best way to prepare alkyl chlorides, but not alkyl iodides and alkyl bromides। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाएगा आपसे कि डार्जन प्रोसेस किसके ओके लिए यूज किया जा सकता है। तो डार्जन प्रोसेस किसके लिए यूज करेंगे, एल्काइल क्लोराइड्स के बनाने के लिए यूज, क्लोराइड्स के लिए एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड के बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। नहीं करें। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फ्रॉम डार्जन प्रोसेस we can get good yield of, number A option,
alkyl bromides. Number B option, alkyl chlorides. Number C option, alkyl iodides. And number D option, all of these. सर बी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्काइल क्लोराइड्स। समझ पाता कि नहीं? यस सर। हाँ क्वेश्चन आ जाए। Darjan process is used for producing alkyl chlorides in good yield. Is a type of substitution reaction which of the following option is correct about Darjan process? नंबर पहला, in presence of pyridine, it follows SN2 path. Number B, in absence of pyridine, it follows SNI path. It follows SN1 path in both the cases. Number D, mechanism of Darjan process can't be predicted. हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बताइए सर, एक ए काम, और बी। अरे हाँ, एक काम करो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। एक काम करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया ये तो। और मल्टीपल चॉइस तो आपके मल्टीपल चॉइस तो आ नहीं रहे बेटा। नहीं नहीं सर। हाँ, मैंने मल्टीपल चॉइस बना दिया। हाँ सर। जेई का एग्जाम थोड़ी है, आपको तो 12th का देना, जेई तो बाद में दोगे। यस सर। मैं एक काम करता हूँ, डी ऑप्शन बना देता हूँ, बोथ ए एंड बी। बी, डी ऑप्शन सर। अच्छा, जैसे आप बाद में जेई देने जा रहे हो, तो अगर हाँ सर। जेई में ये क्वेश्चन आ जाए तो यस आपके सर। आंसर्स क्या होंगे? सर, तब आपका आंसर होगा ए बी ए डी और बी। ना, तीनों, ए बी डी। ध्यान रखना इसको।
मल्टीपल चॉइस का जेई खतरनाक है। ओ ओके उसमें सर। भाई ए भी सही है, बी भी सही है, हाँ। और डी वाला भी सही है, यस बोथ ए एंड बी, ये भी सही है। यस सर। उस केस में आपका आंसर ए, बी और डी तीनों ही होगा। ये बात ध्यान रखना ओके बच भाई। ओके सर। चलिए, और नीट वालों के लिए तो एक ही ऑप्शन आता है बेटे, तो नीट वाले यस बच्चे तो सिर्फ डी वाला ऑप्शन टिक कराएं, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो मल्टीपल चॉइस के भी यस कोई बात आई नहीं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डार्जन प्रोसेस से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कीन्स। क्या करेंगे? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड्स कौन से? HX, HCl, HBr, HI। HF का तो नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, टूटेगा नहीं वो, यस सर। HF के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हेलोजन एसिड्स टू एल्कीन्स, प्रोसेस तो यही है। अच्छा, ये किस तरीके की रिएक्शन? इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूटेगा, HX जुड़ेगा, एडिशन है, लेकिन कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके सर। इसमें दो रूल आपको मिलेंगे, एक मार्कोनी-काफ रूल और एक एंटी मार्कोनी-काफ रूल। तो वहां पर आपको एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और मिलेगी। तो पहले तो जनरल बात कर लेते हैं, फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की भी बात करेंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं बच्चों। इसके साथ HBr का एडिशन कराना चाहते हैं। दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, या तो अंदर वाले कार्बन से Br जुड़ जाए और बाहर वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाए, या फिर अंदर वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाए और बाहर वाले कार्बन से Br जुड़ जाए, और डबल बॉन्ड का खेल खत्म हो जाए। यही तो एडिशन, अनसैचुरेशन खत्म होके सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्जन हो रहा है। इट इज एडिशन रिएक्शन। बेटे, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे कहते हैं मार्कोनी-काफ प्रोडक्ट। मार्कोनी-काफ प्रोडक्ट, तो ये वाला प्रोडक्ट कहलाएगा एंटी मार्कोनी-काफ। जस्ट उल्टा ही तो है। यस। एंटी मार्कोनी-काफ प्रोडक्ट। चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें, वो है मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ रूल बहुत पुराना रूल है। इस समय मार्कोनी-काफ को मैकेनिज्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बेटे ध्यान दीजिएगा, वी हैव द टू ब्रांचेस इन द केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है कि इनिशियल और फाइनल स्टेज कैसी थी,
Chemical thermodynamics never tells us about the path through which the process has been achieved, या किस पाथ से रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई है, इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स कुछ नहीं बताती। बट द केमिकल काइनेटिक्स हमको पाथ के बारे में बताती है। केमिकल काइनेटिक्स मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म क्या है? द मैन मेड हाइपोथेसिस टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। हाइपोथेसिस है 100%, ये ध्यान रखो, कोई परफेक्ट जो है पाथ नहीं है, हाइपोथेसिस है, मैन मेड। आदमी ने अपने समझने के लिए बनाया कि ऐसा हो रहा है, और उस पर बेस्ड उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा कि जो वो थ्योरेटिकल बातें कर रहा है वो सही है, तो उसने उसको मैकेनिज्म का फॉर्म दे दिया। इट इज जस्ट ए हाइपोथेसिस, नथिंग एल्स। तो मार्कोनिकॉफ के टाइम में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां हमको नहीं, ठीक है ना? यस सर। मार्कोनिकॉफ के लिए यही क्लैपिंग की जा सकती है कि उस टाइम, जिस टाइम पर साइंस हाईली अनडेवलप्ड फेज में थी, उस समय इन्होंने इतनी बड़ी बात कही, ये बहुत बड़ी चीज है। काइनेटिक्स तो जानकारी थी नहीं, इंटरमीडिएट के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ऐसी कोई जानकारी इनको नहीं थी। चलिए क्या कहते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। मार्कोनिकॉफ बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, आज के टाइम में थोड़ा सा डेवलप करके हम मार्कोनिकॉफ रूल में कह सकते हैं कि पोलर रिएजेंट, जो भी पोलर रिएजेंट है, इन्होंने हेलोजन एसिड का एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू unsymmetrical alkenes, the more negative part of halogen acids goes to that carbon atom of unsymmetrical alkene having lesser number of हाइड्रोजन एटम्स। पहली बात तो जल्दी से एक चीज समझो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है उसके दोनों तरफ जो, मतलब ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें जो दो कार्बन लगे हुए हैं, इन दोनों कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन एटम को देखिए। अगर हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है, दोनों पे अलग अलग लगी, तो वो अनसिमेट्रिकल है। देखो जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अंदर वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और बाहर वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो पहली बात तो एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। इस पर क्वेश्चन आया है और आ सकता है। तो पहली बात तो एल्कीन अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। ये प्रोपीन हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो HBr कहां पे जाके लगेगा? HBr का मोर नेगेटिव पार्ट मतलब Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब मोर, तो Br नेगेटिव कहां लगेगा? कह रहा है जहां पर कम नंबर में हाइड्रोजन एटम होंगे। तो बताओ CH पे लगेगा या CH2 पे लगेगा? CH पे लगेगा। देखो उसको मैंने मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहा है, एंड मार्कोनिकॉफ इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये मेजर होगा, ओके, मेजर प्रोडक्ट होगा।
और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है भैया, ये मार्कोनिकॉफ का रूल था। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस या एल्कीन्स मार्कोनिकॉफ रूल कॉफ रूल डज नॉट ऑपरेट? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा। इनमें से कब मार्कोनिकॉफ रूल ऑपरेट नहीं करेगा? नंबर पहला, पहला ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन और नंबर चौथा ऑप्शन सर बी। वेरी गुड, क्योंकि बी इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन, बी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो वहां पर मार्कोनिकॉफ का रूल ऑपरेट नहीं। यस। अब बात यह है कि क्या मार्कोनिकॉफ का रूल सही था? उसके लिए आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म की स्टडी करनी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये बता दूं कि मार्कोनिकॉफ का रूल गलत था। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने बताई, और इसकी मैकेनिज्म थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आगे बढ़ेगी। जरा मैं मैकेनिज्म करके दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखें। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दो तरीके के रिएजेंट मैंने आपको पढ़ाए थे, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द प्रोसेस। क्या होगा? ध्यान दीजिए। अब आप इसकी HBr से रिएक्शन कराने जा रहे हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप या फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, यही RDS। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जो H पॉजिटिव है। HBr एक बहुत अच्छा एसिड, H आयन डोनेट कर देगा। H आयन डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। याद करो, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आपने अच्छे से याद किया तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में CH3 में प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट के कारण यस सर, ये आगे की तरफ से पुश करेगा, आगे की तरफ धक्का देगा, तो ये यस आगे सर। जाएगा। चलिए, क्या बना लेगा मेरे बच्चे? CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ यस सर। CH3 आ जाएगा। ये H पॉजिटिव इस कार्बन के निगेटिव से जुड़ जाएगा एंड इट इज द ओके। सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
इट इज हाईली स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस केस में इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता। क्यों स्टेबल है? एक तो दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और ये sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन एटम गिन लेते हैं, तो 3 और 3 6, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी दो तरफ से मिल रही है, प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से भी और हाइपर कॉन्जुगेशन से। अभी हम लोगों ने पिछली बार जीओसी में यही पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यही रिवाइज मैंने आपको करवाया था। यस सर। तो ये इससे ज्यादा स्टेबल इस केस में तो कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। अगर पॉसिबिलिटी होती तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबिलिटी की तरफ भाग जाता और वहां रीअरेंजमेंट हो जाता, उसकी बात बाद में करूं। अब जब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया, आरडीएस स्टेप में H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और ये स्लो स्टेप होगा, तो दूसरा स्टेप आपका फास्ट स्टेप होगा। और मेरे बच्चे, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बीआर नेगेटिव। दूसरे स्टेप में जो अटैक होगा वो किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा, बीआर नेगेटिव का होगा। और यहाँ पर जो है, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, बीआर बीच वाले कार्बन से लग जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों। लेकिन अगर आप इस मैकेनिज्म की तरफ न देखें तो आप कहोगे सर इसमें आपने कौन जो बहुत बड़ी बात कर दी, ये प्रोडक्ट तो वही है जो मार्कोनी का था। यस सर। है या नहीं? तो आपको ये कहना पड़ेगा कि सर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मार्कोनी का रूल गलत है, मार्कोनी का जो कह रहा था वही तो आप भी बना रहे। हाँ बेटे, मार्कोनी का रूल कहाँ पर गलत है बताऊंगा। देखिए, ये तो मैंने एक जनरल आपको मैकेनिज्म समझा दी। अब जरा थोड़ा सा आगे की तरफ, साइंस के डेवलपमेंट की तरफ देखो। मैं कुछ इस तरीके से एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट की बात करूंगा आपसे। और मैं कहूंगा बेटा अगर मैं HBr से इसकी रिएक्शन कराऊं तो बताओ आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर नॉर्मली बच्चा मैकेनिज्म न जानता हो तो अंदर वाले कार्बन पे Br लगा के शांत हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। देखिए, ये देखना जरूरी है कि क्या हो रहा। सबसे पहले क्या होगा मेरे बच्चे? स्लो स्टेप और H पॉजिटिव का अटैक होगा। ये इतना बड़ा प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये